तो दोस्तों नमस्कार, क्या हाल है। स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए नजर डालते हैं हिमाचल की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। अगर इससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 5 दिन पर्यटकों के लिए बंद रहेगा द रिट्रीट, शहर में नहीं चलेंगे भारी वाहन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला आने का कार्यक्रम फाइनल हो गया है। वह 4 से 8 मई तक राष्ट्रपति शिमला से सटे मसूबरा स्थित राष्ट्रपति निवास द रिट्रीट में रुकेंगी। वह प्रस्तावित दौरे की तैयारियों को लेकर बैठक में जिला दंडाधिकारी अनुपम कश्यप ने अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए हैं। वह राष्ट्रपति के 5 दिवसीय दौरे के दौरान द रिट्रीट आम जनता और पर्यटकों के लिए बंद रहेगा। वहीं डीसी अनुपम कश्यप ने बताया कि राष्ट्रपति 4 मई को दिल्ली से शिमला पहुंचेंगी। वह 5 मई को कैचमेंट एरिया का दौरा करेंगी। वह 6 को राष्ट्रपति केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। वह 7 को सुबह संकट मोचन और तारादेवी मंदिर में पूजा अर्चना में शामिल होंगी। वह दोपहर बाद माल रोड और रेज मैदान में सैर करेंगी। सुजानपुर में भाजपा को झटका, कैप्टन रंजीत राणा ने थमा कांग्रेस का हाथ। जो लोकसभा चुनाव व विधानसभा उपचुनाव से ठीक पहले हिमाचल प्रदेश के सुजानपुर में भाजपा को झटका लगा है। वह 2024 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के प्रत्याशी रहे कैप्टन रंजीत राणा कांग्रेस में शामिल हो गए। वह राणा ने बुधवार को हिमाचल कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला से नई दिल्ली में मुलाकात की और विधिवत कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। हिमाचल में सेब पैकिंग के लिए इस सीजन से यूनिवर्सल कार्टन अंतिम अधिसूचना जारी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने इस सेब सीजन से यूनिवर्सल कार्टन को लागू कर दिया है। वह कृषि विभाग ने इस संबंध में लोगों की आपत्तियों और सुझावों पर विचार करने के बाद अंतिम अधिसूचना जारी कर दी है। वही बता दें कि अब यूनिवर्सल कार्टन में सेब बिकेगा। वह एक कार्टन में करीब 20 किलो सेब ही होगा। इससे बागवान बिचौलियों के शोषण से बच सकेंगे। वह हिमाचल सरकार ने वजन के साथ छोटे बड़े आकार के सेब को लेकर मानक तय किए हैं। वह अधिसूचना के मुताबिक बागवानों को अपने घरों में ही तैयार फसल का वजन कर पेटी पर 9 मिटने वाले मार्कर के साथ वजन लिखना होगा। हालांकि मंडियों में भी मशीनों से वजन किया जाएगा। बता दें कि इस कदम से अब से बागवान बिचौलियों के शोषण से बचेंगे। शराब के नशे में दूध क्लास में पहुंचा अध्यापक, ग्रामीण कर रहे कार्रवाई की मांग। जब मंडी जिले के सिराज बीस क्षेत्र की जैंसला पंचायत के राजकीय प्राथमिक पाठशाला सोबली में अध्यापक के शराब पीकर क्लास में पहुंचने का मामला सामने आया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। वह वीडियो में दिख रहा है कि अध्यापक क्लास में कुर्सी पर बैठकर नशे में धूत है और ग्रामीण बच्चों से अध्यापक के स्कूल में नशे में धूत होकर आने के बारे में पूछ रहे हैं। वह स्कूली बच्चे भी इस अध्यापक के बारे में नशे में स्कूल आने की बात बता रहे हैं। वह ग्रामीण वीडियो में अध्यापक के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। सीडीएस परीक्षा में हिमाचल के रजत कुमार ने देश में किया टॉप, ऐसे हासिल किया मुकाम। जिस संघ लोकसभा आयोग ने यूपीएससी सीडीएस 2 अंतिम परिणाम जारी कर दिया है। हिमाचल प्रदेश के शाहपुर गोरडा निवासी रजत कुमार ने सीडीएस परीक्षा में पूरे भारत में पहला स्थान पाकर प्रदेश व क्षेत्र का नाम चमकाया है। रजत की इस उपलब्धि से परिजनों में खुशी की लहर है। हिमाचल में चेरी, प्लम और आड़ू के लिए घोषित हो न्यूनतम आयात शुल्क चुनावी घोषणा पत्र में शामिल करने की मांग। हिमाचल के गुठलीदार फल उत्पादकों ने चेरी, प्लम और आड़ू के लिए न्यूनतम आयात शुल्क घोषित करने की मांग उठाई है। बता दें कि अफगानिस्तान, ग्रीस, तुर्की और ईरान से भारत में गुठलीदार फलों का आयात हो रहा है, जो हिमाचल के गुठलीदार फल उत्पादकों के लिए चुनौती साबित हो रहा है। वह भारत और अफगानिस्तान के बीच साफ्ता यानी कि दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौते के चलते बिना आयात शुल्क के गुठलीदार फलों के आयात से यह भारतीय बाजारों में सस्ती दरों पर पहुंच रहे हैं। इसका सीधा नुकसान हिमाचल के गुठलीदार फल उत्पादकों को हो रहा है। बता दें कि हिमाचल में गुठलीदार फलों का उत्पादन साल दर साल बढ़ रहा है। धर्मशाला में होने वाले मैच की टिकट बिक्री ऑनलाइन हुई शुरू, आधे घंटे में ही टिकट सोल्ड आउट। जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में होने वाले 2 आईपीएल मैचों में 5 मई के मैच की ऑनलाइन टिकट बिक्री शुरू हो गई है। वहीं मंगलवार को शाम 6 बजे शुरू हुई टिकट बिक्री में केवल 7500 रुपये और 10,000 रुपये के टिकट ही मिलते दिखे। इसके बाद आधे घंटे में ही वेबसाइट पर सभी टिकट सोल्ड आउट हो गए, जबकि थोड़ी देर बाद 7500 रुपये वाली टिकट कमिंग सून भी दिखाया जाना शुरू हो गया है। वहीं मंगलवार को शाम को अन्य टिकटों के स्टैंडों की बिक्री शुरू नहीं हुई है। मैं इससे पहले अन्य स्टैंड की टिकट सोल्ड आउट हो गए। ऐसे में क्रिकेट प्रेमी भी असमंजस में दिखे कि धर्मशाला में होने वाले आईपीएल मैच के टिकट ऑनलाइन मिलेंगे या फिर नहीं। इस बार आईपीएल मैचों में क्रिकेट प्रेमियों को मैच देखने के लिए टिकटों के अधिक दाम चुकाने होंगे। बीआरओ ने 5 माह बाद बहाल किया बर्फ से लद्दाख मनाली ले मार्ग। जब मनाली ले सामरिक मार्ग पर 5 माह बाद मंगलवार को यातायात बहाल हो गया है। वह 427 किलोमीटर लंबा मार्ग खोलने के लिए सीमा सड़क संगठन को बर्फ हटाने में पसीना बहाना पड़ा। बता दें कि हाईवे 3 चीन और पाकिस्तान दोनों देशों की सीमाओं को जोड़ता है। सीमा सड़क संगठन ने सरचू में गोल्डन हैंडशेक समारोह आयोजित किया, जिसमें मुख्य अभियंता परियोजना दीपक नवीन कुमार की अध्यक्षता में मार्ग बहाल किया है। वह कम बारिश के चलते पिछले साल यह मार्ग 25 मार्च को खुला था।
सुजानपुर व बड़सर के टिकटों पर लग सकती है मोहर, पर्यवेक्षक अनीस अहमद के साथ सीएम की हुई मंत्रणा। जो सुजानपुर व बड़सर के टिकटों पर जल्द ही मोहर लग सकती है। इसके लिए मुख्यमंत्री ने टिकट के लिए आवेदन किए नेताओं को भी टटोला है। वह साथ ही पर्यवेक्षक अनीस अहमद के साथ मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंत्रणा की। इसके साथ ही सुजानपुर और बड़सर में कांग्रेस मजबूत प्रत्याशी उतारेगी। वह मुख्यमंत्री ने जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुमन भारती व पदाधिकारियों सहित सभी समन्वयकों से भी चर्चा की है। सुप्रिया चुनी गई बाल प्रधानमंत्री, बाल संसद में सिखाई गई मतगणना और लोकतंत्र के गुण। हिमाचल प्रदेश के पांगी में राजकीय प्राथमिक पाठशाला में बाल संसद चुनाव प्रक्रिया का आयोजन हुआ। इस दौरान सुप्रिया को बाल प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया। वहीं बाल संसद के लिए उप मुख्यमंत्री, खेल मंत्री, पीएम पोषण, एमडीएम, शिक्षा मंत्री और रक्षा मंत्री का भी चुनाव किया गया। वहीं बच्चों ने ही पीठासीन अधिकारी, पोलिंग अधिकारी और सुरक्षाकर्मी की भी भूमिका निभाई। 15 मई से रोहतांग दर्रे की वादियां निहार सकेंगे पर्यटक, तेजी से काम में जुटा बीआरओ। जब बीआरओ ने रोहतांग दर्रे की बहाली के लिए तेजी से काम कर रही है, मैं इसके चलते पर्यटक 15 मई से रोहतांग की वादियों निहार सकते हैं। वह मनाली आने वाले पर्यटक रोहतांग दर्रे का दीदार आसानी से कर सकेंगे। वहीं बता दें कि बीआरओ ले मार्ग बहाली के चलते रोहतांग दर्रे को सबसे पहले बहाल करता था, लेकिन अब टनल निर्माण के बाद बड़ा लचा हुआ सिंकुला दर्रे की बहाली बीआरओ की प्राथमिकता बनी है। फसल कटाई की दिहाड़ी पर ऊना में जोरदार हंगामा। गेहूं की फसल काटने को लेकर मजदूरों द्वारा मांगी जा रही मनमानी दिहाड़ी पर किसान बिफर पड़े हैं। बुधवार सुबह मामले को लेकर किसानों और मजदूरों के बीच ऊना शहर के एमसी पार्क के बाहर जबरदस्त हंगामा हो गया। गेहूं की कटाई का काम करने वाले मजदूर 800 से 900 रुपये प्रति दिहाड़ी मांग रहे हैं, जबकि कनाल के हिसाब से ठेका करने पर एक कनाल का 1200 से 1500 रुपये मांगा जा रहा है। पहले ही कुदरत की मार झेल रही किसानों के लिए मजदूरों की यह रेट कमर तोड़ने वाले साबित हो रहे हैं। वहीं बता दें कि जिला मुख्यालय के एमसी पार्क के बाहर बुधवार सुबह इस मामले को लेकर किसानों और मजदूरों के बीच हुए हंगामे में किसानों ने मजदूरों को मौके से भगा दिया। हालांकि अब मजदूरों द्वारा मांगी जा रही मनमानी दिहाड़ी का मामला डीसी के दरबार भी जा पहुंचा है। वह किसानों ने डीसी ऊना से मांग की है कि मजदूरों पर थोड़ा अंकुश लगाया जाए। वह दूसरी तरफ गेहूं फसल की कटाई के चलते कंस्ट्रक्शन लाइन से जुड़े मजदूर भी अपना काम छोड़कर मनमानी दिहाड़ी हासिल करने के लिए एमसी पार्क पहुंच रहे हैं। पीजीआई में जिंदगी के लिए संघर्ष कर रही बेटियां। पालमपुर बस स्टैंड में युवती पर हुए जानलेवा हमले ने मानवता को झकझोर कर रख दिया है। वह दरार से 12 जगह काटी गई 20 वर्षीय साइना इस समय पीजीआई चंडीगढ़ में जीवन के लिए संघर्ष कर रही है। वह सिरप्रे ने कॉलेज छात्रा पर दरार से हमला कर अधमरा कर दिया, क्योंकि छात्रा ने युवक से शादी को मना कर दिया। वह प्रदेश को शर्मसार करने वाली इस घटना से युवती के परिजनों व आम जनता में काफी आक्रोश है। वह लोग जहाँ इस वारदात के आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग कर रहे हैं, वह युवती के जल्द स्वस्थ होने की कामना भी कर रहे हैं। वह लोगों का कहना है कि ऐसे अपराधियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए, वह ताकि दूसरे लोगों को भी सबक मिले और दूसरे की बहन बेटियों भी सुरक्षित रह सके। हालांकि युवती अभी पीजीआई में उपचाराधीन है, जहां उसकी हालत स्थिर बनी हुई है। नई शिक्षा नीति को सरकार की हां का इंतजार। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में अब नई शिक्षा नीति लागू होगी या नहीं, यह कार्यकारी परिषद या प्रदेश सरकार तय करेगी। वहीं मंगलवार को डीन ऑफ स्टडी प्रोफेसर बीके शिवराम की अध्यक्षता में सभी विभागों के विभाग अध्यक्षों की एक बैठक हुई और इस बैठक में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का खाका जो तैयार किया गया उसे मंजूरी दी गई है। वह विभिन्न विभागों के उपाध्यक्षों ने इसमें अपने अहम सुझाव भी दिए हैं और किस तरह से नई शिक्षा नीति को इस सत्र से लागू किया जाना चाहिए, इस बारे में प्रेजेंटेशन दी गई। वह सभी डीन की कमेटी ने इस मसौदे को अप्रूवल दे दी है और अब यह कार्यकारी परिषद की बैठक में तय होगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को इस साल से लागू किया जाना है या नहीं। इसके साथ ही बैठक में यह भी तय किया गया कि सभी जिलों में एक सेंटर प्लेस देखकर वहां के शिक्षक जो कॉलेज में पढ़ाते हैं उनके साथ एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम किया जाएगा। मैं इस प्रोग्राम का मकसद कॉलेज शिक्षकों को यह बताना है कि प्रदेश के 135 कॉलेज में नई शिक्षा नीति को किस तरीके से लागू किया जाना चाहिए। प्रोफेसर बीके शिवराम ने बताया कि यूनिवर्सिटी प्रशासन ने यह भी साफ किया है कि बार बार यह देखने में आ रहा है कि कॉलेज की ओर से इंफ्रास्ट्रक्चर न होने की शिकायत मिल रही है, लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति को जो प्रारूप तैयार किया गया है उसके तहत अभी कॉलेज में सभी तरह की सुविधा उपलब्ध है। ऐसे में इन सुविधाओं को देखते हुए ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने की बात कही गई है। ऐसे में अब माना जा सकता है कि यदि प्रदेश सरकार इस मसौदे को मंजूरी देती है तो जून माह से कॉलेज में शुरू होने वाले नए सत्र से भी सभी छात्र राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत पढ़ाई पूरी करेंगे।
कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि आप जो अपनी मेहनत से संपत्ति जुटाते हैं वो आपके बच्चों को नहीं मिलेगी। मैं कांग्रेस का पंजा वो भी आपसे लूट लेगा। मैं कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। मैं प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग की छाप दिखाई दे रही है। मैं कांग्रेस की नज़र आपके मकान, दुकान और खेत पर है जो आपकी संपत्ति पर नजर जमाए हुए हैं और लूटना चाहते हैं। ओलावृष्टि से कुल्लू के 11 गांव में सेब फसल तबाह, हेलनेट फटे। इस दिन तक हिमाचल में खराब रहेगा मौसम। हिमाचल प्रदेश में खराब मौसम के येलो अलर्ट के बीच मंगलवार रात को ओलावृष्टि से कुल्लू के 11 गांव में सेब फसल तबाह हो गई है। में भारी ओलावृष्टि से होने से सेब के पेड़ों से फूल झड़ गए, में हेलनेट फट गए और कई जगह पेड़ भी उखड़ गए। में कुल्लू की ग्राम पंचायत लगोटी और टकरासी में ओलावृष्टि से भारी नुकसान हुआ है। में बुधवार को रोहतांग में फिर बर्फबारी हुई। में राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में मौसम साफ रहने के साथ धूप खिली है। मैं बता दें कि जिला कुल्लू और लाहौल की चोटियों में बुधवार को भी बर्फबारी हुई। मैं बुधवार दोपहर बाद कई क्षेत्रों में गरज के साथ तेज बारिश भी हुई। मैं इस दौरान जिला मुख्यालय के आसपास आसमानी बिजली गिरने से जोरदार धमाका हुआ। हालांकि इसमें किसी तरह के नुकसान की सूचना नहीं है। मैं रोज हो रही बारिश से जिला में किसान बागवानों की चिंता कम नहीं हो रही है। मैं उधर लगोटी और टकरासी के 11 गाँव में ओले गिरने से सेब फसल को भारी नुकसान हुआ है। मैं जिले की ग्राम पंचायतों लगोटी और टकरासी के करीब 11 गाँव में ओलावृष्टि ने भारी तबाही मचाई है। कांगड़ा जिले के नूरपुर में आबकारी विभाग की कार्रवाई, 1 करोड़ 1 लाख रुपए की लाहन की नष्ट। कांगड़ा जिले के नूरपुर में राज्य कर एवं आबकारी विभाग की टीम ने गुप्त सूत्रों से मिली सूचना के आधार पर राजस्व जिला नूरपुर की तहसील इंदौरा के मड़ क्षेत्र में स्थित 3 विभिन्न स्थानों गगवाल, उलेडिया व तयोरा में छापेमारी की। इस छापेमारी में टीम ने महत्वपूर्ण सफलता हासिल करते हुए गगवाल में 50,000 लीटर, उलेडिया में 41,000 लीटर और तयोरा में 10,000 लीटर लाहन बरामद की और इसे नष्ट कर दिया। राजीव बिंदल बोले कांग्रेस माओवाद और साम्यवाद का चोला ओढ़कर दे रही तुष्टीकरण को बढ़ावा। देश में पिछले 60 साल से कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती आई है और अब कांग्रेस के घोषणा पत्र में यह साफ हो गया है कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि अभी तक कांग्रेस पार्टी धर्म, संप्रदाय और जातों के नाम का दुरुपयोग करती आई है। वह कांग्रेस का ग्राफ तेज गति से नीचे गया है। इस बार उन्होंने माओवाद और साम्यवाद का चोला ओढ़कर तुष्टीकरण को आगे किया है। वह घोषणा पत्र में सभी संस्थाओं की संपत्तियों की जाँच करना, मंदिरों की संपत्तियों को सार्वजनिक करना, मंदिरों में पड़े हुए सोने को सरकार के अधीन करना, सबकी जमीनें सब में बांट देने की बात कहना, मैं अलग अलग जाति, धर्म, संप्रदाय के लोगों की जमीनों को दूसरों में बांट देने की बात कह देना, यह एक बहुत बड़े वर्ग संघर्ष को न्योता देते हुए दिखाई दे रहा है। सीएम सुक्खू बोले कांग्रेस पार्टी जल्द घोषित करेगी टिकट, भाजपा ने लोकतंत्र की हत्या का किया प्रयास। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार को गगल एयरपोर्ट पहुंचने पर कहा कि जल्द ही टिकटों की घोषणा कर दी जाएंगी। वह कांग्रेस पार्टी चुनावी प्रचार में जुट चुकी है। उन्होंने कहा कि वह धर्मशाला भी आए थे, तब भी चुनावी प्रचार ही था। मैं हमारे सभी प्रत्याशी चुनाव चिन्ह का प्रतिनिधित्व करेंगे। मैं बता दें कि हमारा प्रचार जनता की अदालत में चल रहा है और भाजपा ने जो पीके हुए विधायकों को खरीदने का काम किया है और लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास किया है। मैं धर्मशाला की जनता पढ़ी लिखी है और सब जानती है कि क्या करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जयराम ठाकुर सत्ता और कुर्सी पाने के लिए भगवान को भी चुनौती दे सकते हैं। जयराम ने विधानसभा में कहा था कि इस सरकार को भगवान भी नहीं बचा सकता। सीपीएस का पद जाने के साथ डिस्क्वालिफिकेशन तक जाएगी बात, जयराम ठाकुर का सुक्खू सरकार पर निशाना। हिमाचल प्रदेश सरकार में 6 मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्ति की गई है। वे भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के विधायक सतपाल सिंह सत्ती के साथ अन्य ने इसे हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में चुनौती दी है। वह बता दें कि लंबे वक्त से मामले में हिमाचल हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। हाईकोर्ट में निर्दलीय विधायकों की याचिका पर कल होगी फिर सुनवाई। हिमाचल हाईकोर्ट में आज 3 निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे मंजूर कराने के लिए स्पीकर को निर्देश देने वाली याचिका पर सुनवाई शुरू हुई, लेकिन आज बहस नहीं हो सकी। वहीं मामले की सुनवाई एक बार फिर से गुरुवार को चीफ जस्टिस MS रामचंद्र राव की बेंच में सुनवाई हुई। वहीं विधानसभा स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया को भी कल कोर्ट के नोटिस का जवाब देना है। मुख्य न्यायाधीश MS रामचंद्र राव और न्यायाधीश ज्योत्सना रुवालदुआ की खंडपीठ के समक्ष इस मामले पर सुनवाई हुई। याचिका में विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप
कुलदीप सिंह पठानिया को निजी तौर पर भी पार्टी बनाया गया, परंतु कोर्ट ने उन्हें निजी तौर पर नोटिस जारी नहीं किया है। प्रार्थनाओं के अनुसार जब उन्होंने खुद जाकर स्पीकर के समक्ष इस्तीफे दिए, राज्यपाल को इस्तीफे की प्रतिलिपियां सौंपी, विधानसभा के बाहर इस्तीफे मंजूर न करने को लेकर धरना दिया और हाईकोर्ट तक का दरवाजा खटखटाया, तो उन पर दबाव में आकर इस्तीफे देने का प्रश्न उठाना किसी भी तरह से तार्किक नहीं लगता है और इसलिए इससे बढ़कर उनकी स्वतंत्र इच्छा से बड़ा क्या सबूत हो सकता है। प्रार्थनाओं का कहना था कि यदि स्पीकर अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए उनके इस्तीफे मंजूर नहीं करता तो हाईकोर्ट के पास यह शक्तियां हैं कि वह जरूरी आदेश पारित कर उनके इस्तीफे को मंजूरी दें। भाषण के दौरान बेहोश होकर मंच पर गिरे गडकरी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी महाराष्ट्र के यवतमाल में भाषण देते समय अचानक मंच पर गिर पड़े। मौके पर मौजूद लोगों ने उन्हें संभाल लिया। जिस समय यह घटना पेश आई उस समय नितिन गडकरी यवतमाल में एक चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। यहाँ वह एनडीए के उम्मीदवार राजश्री पाटिल के पक्ष में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे। जब वह मंच पर भाषण दे रहे थे तो अचानक से वह बेहोश होकर मंच पर गिर पड़े। फिलहाल उनकी तबीयत स्थिर बताई जा रही है। मैं बता दें कि गडकरी की पहले इसी तरह तबीयत बिगड़ चुकी है। साल 2018 में भी महाराष्ट्र के अहमदनगर में एक कार्यक्रम के दौरान वह अचानक मंच पर बेहोश हो गए थे। उस दौरान यह सामने आया था कि गडकरी का शुगर लेवल कम हो गया था, इस वजह से उन्हें चक्कर आया था। शिमला में आवारा कुत्तों से लोग परेशान, जल्द लोगों को निजात दिलवाएगा नगर निगम, ये है खास प्लान। शिमला के लोग आवारा कुत्तों से परेशान हैं। यहाँ आए दिन लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शिमला में हर महीने कुत्तों के काटने के 8 से 10 मामले सामने आते हैं। शहर में आवारा कुत्तों के आतंक से सबसे ज़्यादा परेशानी बुजुर्गों और स्कूली बच्चों को उठानी पड़ती है। वही बता दें कि नगर निगम शिमला अब इन आवारा कुत्तों की गिनती करने जा रहा है। निगम प्रशासन द्वारा यह प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। स्टाफ की कमी के कारण निगम द्वारा यह कार्य बाहरी एजेंसी से करवा रही है। जो जून माह में शुरू होगा। नगर निगम अब लोगों को आवारा कुत्तों से निजात दिलवाएगा। नगर निगम आयुक्त भूपेंद्र अत्री ने कहा कि शहर में कुत्तों का आतंक कम हो सके, इसके लिए कुत्तों को पकड़कर नसबंदी की जा रही है। जून माह के दूसरे सप्ताह से शहर में वार्डों के अनुसार आवारा कुत्तों की गिनती शुरू हो जाएगी। इन कुत्तों की गिनती के साथ ही उनकी नसबंदी भी की जाएगी। नए डीजीपी के लिए पैनल में भेजे 3 आईपीएस अधिकारियों के नाम इसी महीने होगी तैनाती। पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी संजय कुंडू इसी महीने सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। नए डीजीपी की तैनाती को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई है। पैनल में 3 आईपीएस अधिकारियों के नाम शामिल किए गए। इसमें 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी SR ओझा, श्याम भगत नेगी और अतुल वर्मा का नाम शामिल है। वरिष्ठ सूची में सबसे ऊपर आईपीएस अधिकारी SR ओझा है। ऐसे में उनका डीजीपी बनना तय माना जा रहा है। हालांकि अभी ओझा डीजीपी जेल में है। वहीं बीते 6 महीने वह केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से हिमाचल लौटे हैं। नए डीजीपी की तैनाती को लेकर हिमाचल सरकार जल्द ही चुनाव आयोग से अनुमति मांगेगा। SR ओझा डीजीपी संजय कुंडू के बैच के ही हैं। हालांकि इन दोनों से पहले 1988 बैच के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी तपन कुमार जून में सेवानिवृत्त होंगे। वह अभी आईबी में वरिष्ठ पद पर तैनात है। ओझा के बाद 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी श्याम भगत नेगी हैं, जो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर तैनात है। पेयजल लाइनों में दूर हुई लीकेज, अब ज्यादा प्रेशर से मिलेगा पानी। नवबहार चौक और एनाडेल में पेयजल लाइनों में मिली भारी लीकेज को कंपनी ने दूर कर दिया है। इन इलाकों के लोगों को अब न सिर्फ ज्यादा पानी मिलेगा बल्कि इसका प्रेशर भी बढ़ेगा। टोलेंट में वर्मा अपार्टमेंट के लिए बिछी पेयजल लाइन में लीकेज मिली है, जिसे नई लाइन बिछाकर दूर किया है। महापौर ने बीते हफ्ते मौके का दौरा कर कंपनी को इसका पता लगाने के निर्देश दिए थे। इसी तरह एनाडेल के लिए भी अब भरपूर पानी मिलेगा। पार्षद उर्मिला कश्यप के अनुसार पुलिस लाइन के पास हो रही लीकेज को अब बंद कर दिया गया। पार्षद ने कहा कि 7 साल से यहां जमीन के नीचे से पानी निकल रहा था। अब जांच में पता चला है कि यह पेयजल लाइन से बहता था। उन्होंने महापौर और कंपनी का धन्यवाद किया है। नवबहार चौक पर जमीन के नीचे दबी टूटी हुई पेयजल लाइन को ठीक किया गया है। मनाली से सिस्सू के लिए पर्यटक निगम की ट्रेवलर सेवा शुरू, HRTC बस का भी भरपूर लाभ उठा रहे पर्यटक। देश के कोने कोने से मनाली में सैर सपाटे के लिए पहुंचने वाले पर्यटकों की सुविधा के लिए पर्यटन विकास निगम ने मनाली से सिस्सू के लिए टेम्पो ट्रेवलर सेवा शुरू कर दी है। जबकि इससे पहले HRTC ने भी मनाली से सिस्सू और कॉक्सर के लिए बस सेवाएं शुरू की है। पर्यटन विकास निगम ने प्रति सवारी का किराया मात्र 500 रुपये निर्धारित किया है। 16 मीटर टेम्पो ट्रेवलर हर रोज पर्यटकों को सिस्सू, कॉक्सर, अटल टनल रोहतांग, सोलंग नाला और नेहरू कुंड की सैर करवा रहा है। निगम के परिवहन अधिकारी इंद्र सिंह राणा ने बताया कि टेम्पो ट्रेवलर सेवा शुरू कर दी गई है। पर्यटकों के बढ़ने पर सिस्सू, सिंकुला और बरालाचा के लिए डिलक्स बस सेवा शुरू की जाएगी।
अरबों खर्च करने के बावजूद पूरे नहीं हुए बीजेपी के इरादे। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में राजनीतिक संकट खड़ा करने की भाजपा की साजिश पूरी तरह से नाकाम हो चुकी है और अब भाजपा नेता बौखलाहट में है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने एक चुनी हुई सरकार को गिराने के लिए अरबों रुपये का लेन देन किया है, वह विधायकों की खरीद फरोख्त की, लेकिन भाजपा की मंशा पूरी नहीं हो सकी। जगत सिंह नेगी ने कहा कि कांग्रेस के पास 40 विधायक थे और 3 निर्दलीय विधायक भी राज्य सरकार के साथ थे। फिर भाजपा के पास ऐसी कौन सी जादू की छड़ी थी कि 3 निर्दलीय विधायकों के अलावा कांग्रेस के 6 विधायक भाजपा के साथ जा मिले। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के पास हॉर्स ट्रेडिंग के पुख्ता प्रमाण है। यह जयराम ठाकुर व भाजपा का सत्ता लोभ भी था कि उन्होंने प्रदेश में राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने की कोशिश की है। मैं सरकार गिराने के षड्यंत्र में केंद्र सरकार ने भी भाजपा का साथ दिया और केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया। मैं कांग्रेस के 6 दागी विधायकों को केंद्र सरकार ने सुरक्षा प्रदान की है। उन्होंने चार्टर्ड प्लेन और हेलीकॉप्टरों की शेयर कराई और महंगे 5 स्टार होटलों में ठहराया। लेकिन इसके बावजूद भाजपा का ऑपरेशन लोटस फेल हो गया और भाजपा के इरादे कामयाब नहीं हुए। आजाद चुनाव लड़ेंगे रामलाल मार्कंडे। जो उपचुनाव के बीच विधानसभा क्षेत्र लाहौल स्पीति में सियासी घटनाक्रम पल पल बदल रहे हैं। मैं कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ने की अटकलों के बीच भाजपा के पूर्व मंत्री डॉक्टर रामलाल मार्कंडे ने अचानक निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। उनके इस ऐलान से भाजपा खेमे में भी हलचल देखी जा रही है। मैं इससे पहले मार्कंडे कांग्रेस से भी टिकट का दावा कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस में टिकट आवंटन को लेकर हो रही देरी के चलते अब उन्होंने निर्दलीय चुनावी रण में उतरने का ऐलान किया है। वह साल 1998 में डॉक्टर मार्कंडे बतौर हिविंग का प्रत्याशी पहली बार चुनाव लड़े थे। वह पहली बार ही चुनाव जीतकर मंत्री भी बन गए। वह डॉक्टर मार्कंडे ने बताया कि वह 27 अप्रैल से लाहौल में अपने चुनाव का शंखनाद कर प्रचार अभियान भी शुरू करने जा रही हैं। वह पिछले करीब 2 दशकों से डॉक्टर मार्कंडे भाजपा में रहे और भाजपा के टिकट पर साल 2007, 2012, 2017 और 2022 में 4 बार चुनाव लड़ चुके हैं। वहीं अब कांग्रेस के बागियों को भाजपा की टिकट देने के बाद लाहौल स्पीति की राजनीतिक समीकरण में बड़े स्तर पर फेरबदल हुआ है। दरअसल भाजपा ने कांग्रेस के बागी विधायक रवि ठाकुर को टिकट दिया है। रवि ठाकुर को टिकट देने से पूर्व मंत्री डॉक्टर रामलाल मार्कंडे काफी नाराज चल रही थी। सीटीओ की मनमानी से भड़के एचआरटीसी कर्मी। चंडीगढ़ बस अड्डे पर सीटीओ की मनमानी को लेकर एचआरटीसी की संयुक्त समन्वय समिति ने फिर सीटीओ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वह सीटीओ प्रबंधन जहां चंडीगढ़ बस अड्डे पर हिमाचल और पंजाब की बसों को 4 मिनट काउंटर टाइम दे रहा है, वही चंडीगढ़ की बसों का काउंटर टाइम 1 से आधे घंटे का है। वह एचआरटीसी की संयुक्त समन्वय समिति ने आरोप लगाया है कि सीटीओ ने बस अड्डे में बसों का खड़ी करने की फीस भी मनमाने तरीके से बढ़ा दी है। यदि बस 10 मिनट बस अड्डे में रहती है तो उसका 200 रुपये चार्ज लिया जाता है, लेकिन यदि 1 मिनट भी देरी होती है तो ऐसे में सीटीओ की ओर से 400 रुपये वसूल किए जा रहे हैं। ये आरोप एचआरटीसी की संयुक्त समन्वय समिति ने लगाए हैं। मैं सीटीओ की इस मनमानी को लेकर पंजाब रोडवेज कर्मचारी संगठन पहले से आंदोलन कर रहे हैं। पॉल्यूशन की ऑरेंज कैटेगरी में ही रहेंगे हाईवे एक्सपेंशन प्रोजेक्ट। हिमाचल में हाईवे कंस्ट्रक्शन के नए प्रोजेक्ट या एक्सपेंशन के प्रोजेक्ट ऑरेंज कैटेगरी में ही रहेंगे। इस बारे में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने क्लेरिफिकेशन जारी की है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में इस बारे में एक समीक्षा बैठक मंगलवार को की गई, जिसकी अध्यक्षता मेंबर सेक्रेटरी अनिल जोशी ने की। इसमें हाईवे की एक्सपेंशन से संबंधित कंसेंट को लेकर फैसला लिया गया। बता दें कि इस बैठक में 24 फरवरी 2021 को हिमाचल में हुई उद्योगों की कैटेगरी क्लासिफिकेशन की समीक्षा भी की गई है, जिसमें रेड कैटेगरी में 86, ऑरेंज कैटेगरी में 107, ग्रीन कैटेगरी में 69 और व्हाइट कैटेगरी में 137 तरह के उद्योग को लिया गया था। प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड ने यह स्पष्ट किया है कि हाईवे एक्सपेंशन या मॉडर्नाइजेशन के प्रोजेक्ट ऑरेंज कैटेगरी में ही रहेंगे, क्योंकि सड़क चाहे नई बने या पुरानी सड़क को एक्सपेंड किया जाए, प्रदूषण का स्तर उतना ही रहता है। इसलिए ऑरेंज कैटेगरी के लिए लागू नियमों का पालन करते हुए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से वाटर और एयर पोल्यूशन से संबंधित कंसेंट टू ऑपरेट की अनुमति लेनी होगी।